नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 27 जुलाई को लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से नक्सल घटनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने दावे के साथ कहा है कि पिछले 3 सालों में देश में नक्सल घटनाओं में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन राज्यवार जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनमें सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पिछले 3 सालों से आपको बता दें कि 970 वारदातें हुई, जिसमें 341 लोगों की मौत हुई। अब इसी पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्लेम गेम से निकलेगा सॉल्यूशन? और आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नक्सल घटनाओं को लेकर लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सल मामलों में छत्तीसगढ़ अव्वल है। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में 2018 में 392, 2019 में 263, 2020 में 315 नक्सली हमले हुए। झारखंड में 2018 में 205, 2019 में 200 और 2020 में 199 नक्सली हमले हुए। महाराष्ट्र में साल 2018 में 75, 2019 में 66 और 2020 में घटकर 30 नक्सली हमले हुए। वहीं ओडिशा में 2018 में 75, 2019 में 45 और 2020 में 50 नक्सली हमले हुए। वहीं अगर इन नक्सली हमलों में मरने वालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2018 में 153, 2019 में 77 और 2020 में 111 लोगों की जान गई। झारखंड में 2018 में 45, 2019 में 54 और 2020 में 29 लोगों की जान गई। वहीं महाराष्ट्र में 2018 में 12, 2019 में 34 और 2020 में 8 लोगों की जान गई। ओडिशा में 2018 में 12, 2019 में 11 और 2020 में 9 लोगों ने जान गंवाई। लोकसभा में पेश इन आंकड़ों के बाद इस पर ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब देते हुए कहा कि आंकड़े जारी किए गए हैं तो समस्या का हल भी उन्हें ही करना है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन ये भी सच है कि इन वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही। टीम न्यूज स्टेट। तो सवाल यही है कि आखिर लाल आतंक का खात्मा कैसे हो। इसको लेकर दोनों ही सरकारों ने तमाम कोशिशें की और अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिर भी लाल आतंक का खात्मा नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। डीआईजी रिटायर्ड आर.के. भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नक्सल एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इसके साथ ही उमेश घोरमोदे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। विकास दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी डीआईजी रिटायर्ड आर.के. भार्गव जी आपके पास। भार्गव जी, इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, सवाल यही उठ रहा है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि आखिर लाल आतंक का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा है जड़ से। ये जो नक्सल समस्या है न जाने कितने वर्षों से पनपती आ रही है और धीरे धीरे करके नक्सली घर भी बना रहे हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। कई ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसके तहत नक्सली मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आखिर जड़ से इसका खात्मा कैसे हो, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नक्सल हो या किसी भी तरह की इंसर्जेंसी हो, इसको अगर हम ये सोचें कि 2 साल में, 4 साल में या इवन 6 साल में, 10 साल में हम उसे खत्म कर देंगे तो ये असंभव बात होती है। जो भी आज नक्सल हैं, उनके जो बच्चे हैं, यानी वो आज से 15 साल बाद जाकर के उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें नक्सल को खत्म करना है तो वो जो बच्चे हैं जिनको आज, जिनका दिमाग परिपक्व नहीं है, जिनको नक्सल बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको उनसे कट ऑफ करना चाहिए ताकि वो उस आइडियोलॉजी पे आगे नहीं जाएं जी। जब वो आइडियोलॉजी पे नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे जो लोग नक्सल इफेक्टेड हैं वो उससे दूर होते जाएंगे। बहुत काम हुआ, ऐसी बात नहीं है हम कहें कि हाँ वो नक्सल बिल्कुल बढ़ गया है या ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हम काम करते हैं या जितना गवर्नमेंट काम करती है, नक्सल उससे कहीं ज़्यादा हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। देखिए, इंसर्जेंसी कहीं भी हो, चाहे वो कश्मीर में थी, मणिपुर में थी, नागालैंड में थी या जहाँ भी थी,
वहाँ पर इंसर्जेंसी एकदम से नहीं खत्म हुई। आप देखिए, इवन जो मणिपुर में, मिजोरम में है, वो भी एकदम से खत्म नहीं हुई है। उसको खत्म करने में सरकार को बहुत टाइम लगा है। जब उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर आदमी को एडजस्ट करना शुरू किया, तब उसके बाद वो वहाँ पर सुधार वहाँ पर हुआ है। दूसरी चीज एक और है, हम कहते हैं कि नक्सल समस्या हल क्यों नहीं हो रही। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अपने यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादातर जहाँ भी इंसर्जेंसी हुई है, वो सारी जगह वो है जहाँ पर कि जंगल है, घने जंगल हैं। नक्सल को या जो भी इंसर्जेंट हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह आने की आज़ादी है। लोकल पब्लिक की उनको सपोर्ट है, चाहे वो विलिंग है या डर की वजह से है, लेकिन उनको उसकी सपोर्ट है। उनसे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पूरी खबर मिल जाती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस से बच करके निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ये कहूँगा, अभी जो एक नई डिस्ट्रिक्ट इन्होंने मुंगेली को शामिल किया है, वो क्यों शामिल किया है नक्सल इफेक्टेड एरिया में? उसकी वजह खास ये है कि वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व वहाँ पर है। क्या अचानक मार, अब वो उनको एक बड़ा अच्छा आने जाने के लिए रास्ता देता है, छुपने के लिए रास्ता देता है। इसलिए वहां पर उनके लिए वो जगह बहुत सूटेबल हो गई कि चलो वहां पर हम करें। बाकी ये अगर कहें कि हमने उसमें वहां पर कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, नहीं। जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इसलिए आया कि वहां पर बहुत ज्यादा घटना हुई है, बल्कि इसलिए भी आती है कि वहां पर नक्सल का मूवमेंट शुरू हो गया। वहां उनको सेंचुरी मिल रही है, छुपने की जगह मिल रही है, लोगों से राशन पानी खाना इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जब तक हम इसको कट ऑफ नहीं करेंगे, आम पब्लिक से नक्सल को कट ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये नक्सल इसी तरह से बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। दरअसल नक्सलियों को कहीं से ये इनपुट मिल जाता है जिसके चलते वो चकमा दे के भाग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो सूचना तंत्र है वो इनपुट पर ही प्रहार किया जाए और उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाए। आप बनी रहे हमारे साथ। उमेश जी, आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सरकार आपकी, विकास दुबे जी, कांग्रेस की सरकार है अगर हम ये कहें। विकास जी, अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है नक्सलवाद में, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से लाल आतंक छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। वजह आखिर क्या रही है? क्यों आखिर? क्या हमारे सूचना तंत्र कमज़ोर हैं? क्या नक्सलियों के सूचना तंत्र ज़्यादा मजबूत हैं? क्या हम ये समझें? लेकिन मैंने जैसे पहले ही डिबेट में कहा कि सरकार की कोशिशें सराहनीय रही हैं, काफ़ी अभियान जो चलाए जा रहे हैं वो रंग भी ला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? करिश्मा जी, जैसा कि आईजी साहब ने कहा कि यह एक विचार है, सबसे पहले इसे खत्म करने के लिए विचारों पे हमला करना पड़ेगा। उनके द्वारा जो भविष्य है, जैसे बच्चे नक्सलियों के बच्चे हैं, लोकल जनता के बच्चे हैं, उस पे जाकर काम करने की जरूरत है। यह एकदम से समाप्त नहीं हो सकता। और रही बात की अभी अभी घटनाएं ज्यादा हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं झीरम घाटी, उससे बड़ी घटना पूरे भारत के इतिहास में नक्सली घटना नहीं हुई है जो हुआ। तो घटनाएं कब, कैसे, कहां होती हैं, लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य वो मूव करते हैं एक समय सीमा के अंतर्गत, प्लानिंग के तहत। तो ये जरूरी नहीं है कि घटनाएं अभी ज्यादा है कल कम होंगी, उनका मूवमेंट अचानक होता है, उसको पकड़ा जाना संभव नहीं है। रही बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामंजस्य की, तो केंद्र सरकार इस पे अगर राज्य को सहयोग देती है, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, तो हमारे गृह मंत्री जी ने जवाब भी सही दिया है कि उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, काम भी वही करें। राज्य सरकार सदैव तत्पर है और लगातार हमारे भूपेश बघेल जी ने, लगातार मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और युद्ध स्तर पर जाकर के इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उमेश जी क्या कहेंगे आप? और सरकार इस पर आगे बढ़ भी रही है। ठीक है। उमेश जी क्या कहेंगे? बीजेपी की भी सरकार जब रही उस समय भी हमने देखा था कि नक्सलवाद थी एक बहुत बड़ी समस्या, अभी भी है और उससे हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप पे हम नहीं आएंगे, लेकिन विपक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए करिश्मा जी, यह बड़ा गंभीर विषय है और जिस प्रकार से डिबेट की शुरुआत ही आपने एक सकारात्मक पक्ष के साथ की, तब भारतीय जनता पार्टी का भी वही मानना रहा है कि यह एक सामूहिक प्रयास का विषय है
और लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से पूरा देश इस नक्सल की समस्या से जूझ रहा है। उसके तकनीकी पहलुओं पर, बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभी आईजी साहब ने लगातार उस पर प्रकाश डाला, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वहां पर रखे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र की सरकार का स्पष्ट तौर पे मानना है कि नक्सल उन्मूलन के लिए जिस हद तक जाना पड़े, जो प्रयास करना पड़े, केंद्र की सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। और इसीलिए अभी जून 2021 को तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है और जो नक्सल उन्मूलन के लिए जो तमाम राज्यों में प्रयास चल रहे हैं उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसमें तेजी लाने का आग्रह किया है। और केंद्र सरकार का स्पष्ट तौर पे लक्ष्य है 2024 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का। अब मैं कुछ तथ्यों पर आ जाता हूं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि हम 2024 तक नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब केंद्र के अंदर में अगर मैं मोदी 1 की बात करूं तो जब मोदी 1 की सरकार बनी उस वक्त हमको 120 जिले, देश भर में 120 जिले नक्सल प्रभावित मिले थे और मोदी 1 ने लगातार नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया, लगातार प्रयास किया और उसका सकारात्मक पक्ष निकल करके आया। उन जिलों की संख्या घट करके 90 तक पहुंच गई। और अभी जो बीते 3 वर्षों के आंकड़े जो आप भी दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ के विषय में, उसमें आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आया और बीते 3 वर्षों में देश भर में 35% नक्सल घटनाओं में कमी आई और वह जो 90 जिले थे वह घट करके 70 जिले तक सिमट गए। पूरे देश में 11 राज्य हुआ करते थे, अब नक्सल प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश के नक्सल मुक्त होने के बाद अब 10 राज्य बच गए हैं। तो केंद्र की सरकार पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है और हमारा मानना है कि विकास को आगे बढ़ाते हुए, विकास के सोपानों पर नक्सल उन्मूलन के लिए काम करते हुए हम निश्चित तौर पे 2024 तक इस देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य होता है, एक तरफ तो हम सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, एक सामूहिक प्रयास की बात करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार आगे कदम बढ़ा करके राज्यों को लगातार सहयोग देने का काम करती है। लेकिन जब ये आंकड़े निकल करके आते हैं तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का जिस प्रकार से बयान आता है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आंकड़े केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, केंद्र सरकार ही निपट लें, इसका सीधे तौर पे मतलब है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सल उन्मूलन को लेकर के गंभीर नहीं है और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कहीं ना कहीं इस अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का बयान जब केंद्र सरकार चाह रही है कि 2024 तक नक्सल मुक्त देश हो जाए, छत्तीसगढ़ से भी नक्सल समस्या खत्म हो जाए और एक सामूहिक प्रयास हो, हर संभव मदद केंद्र की सरकार पहुंचा रही है, उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का जिम्मेदार पद पर बैठ करके इस प्रकार से अगर बयान आता है तो मैं समझता हूं कि 1 मिनट भी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के तौर पर उनको बने रहने का कहीं कोई अधिकार नहीं बनता है। ठीक है, विकास जी क्या कहेंगे आप? करिश्मा जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि ये आरोप लगता ही रहा है कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल पाया है। सुनिए ना विकास जी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट सुनूंगी, लेकिन ये आरोप लगातार लगता ही रहा है। क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद की जैसी गंभीर समस्या में भी वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? मैं हमारे साथी उमेश जी के प्रश्नों का जवाब देता हूं और आपके भी बातों का जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। जब झीरम घाटी की घटना हुई थी, इतने लोग शहीद हुए थे, बहुत बड़ी घटना थी, तब केंद्र सरकार ने क्या किया? यहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार थी, 15 साल बीजेपी की सरकार थी और 7-8 साल आपकी केंद्र की सरकार है। आपने क्या एक्शन लिया? अभी अभी बीजापुर में 20 जवान शहीद हुए, आपकी केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया? राज्य सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। आप मुझे ये बताइए उमेश जी कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी 2 ने क्या प्रयास किया? दूसरा, आप कहते हैं आपको मोदी 1 के समय में 120 नक्सल प्रभावित जिले मिले, यह आंकड़ा कहां से लाते हैं आप? 90 जिले हो गए 120 से, 90 से 70 हो गए, तो घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? बाकी अन्य राज्यों में भी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार ने प्रयास क्या किया आंकड़े जारी करने के अलावा? अगर आप सही प्रयास किए रहते तो आज नक्सल समस्या लगभग समाप्त होने की स्थिति में रहती। कथनी और करनी में फर्क होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने कथनों को जमीन पर ले आते तो आज ये स्थिति नहीं रहती। हम ये नहीं कहते कि आज यह कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सपोर्ट। हमारे गृह मंत्री ने दुखी होकर के जवाब दिया, आप जो आंकड़े जारी कर रहे हैं
उसको आप किस आधार पर जारी कर रहे हैं, और अगर आप जारी कर रहे हैं तो आपने सहयोग में क्या प्रयास किया है। इसलिए हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया। आपको यह सोचना पड़ेगा, यह मनन करना पड़ेगा कि विगत 7-8 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किया, 15 वर्षों में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने क्या प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बेबुनियाद बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पे बातें करूंगा, और जो मैंने आंकड़े पेश किए वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पे आंकड़े जारी किए गए और केंद्र की तरफ से आखिर क्या एक्शन लिया गया था जब इतनी सारी नक्सल घटनाएं हुई थी। लेकिन मुझे याद है कि जब गृह मंत्री पहुंचे थे, अमित शाह जब पहुंचे थे रायपुर में, लगातार वो बैठकें भी हो रही थी, तब ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक चीज सामने आ रही है कि अब केंद्र पूरे नक्सलवाद की समस्या पर निगाहें बनाए हुए हैं। विकास जी, आपको याद है वो? जी, मुझे बिल्कुल याद है। निगाहें बनाए रखना, देखते रहना, उसके अलावा आप एक्शन क्या ले रहे हैं? ठीक है, उमेश जी, करिश्मा जी, देखिए निश्चित तौर पे आपने स्वयं कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं और छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों की महत्वपूर्ण बैठक नक्सल को एक कड़ा संदेश देने के लिए लेते हैं और उस पर गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, गंभीर निर्णय लिए जाते हैं, और उसके बाद भी जब नक्सल घटना एक बड़ी वारदात वो पूछ रहे हैं कि एक्शन क्या लिया हो जाती है, तो उसके बाद भी गृह मंत्री आते हैं, नक्सल प्रभावित घटनास्थल का दौरा करते हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। बैठक तो आपके यहाँ होते रहती है। अरे भैया, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये देखो मजाक नहीं चल रहा है। नक्सल जैसा गंभीर विषय है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। जो आपके मनमोहन सिंह के समय में जो मजाक हुआ इस देश के अंदर में, आप ठीक कह रहे थे कि नक्सल मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि देश के अंदर में यूपीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्शन क्या लिया? जी, गंभीर डिबेट हो रहा है और इस प्रकार की अगर बचकानी बातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि नक्सल जैसे गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र की सरकार ने 2,590 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए हैं। देश भर के अंदर में 14,630 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए स्वीकृति देने का काम किया, जिसमें से 63% लगभग 9,164 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ सड़कों के नहीं होने से जवानों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता था, वो बेहतर तरीके से अभी बता रहे थे उन तकनीकी पहलुओं को। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, 2,340 नए मोबाइल टावर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर में लगाए गए हैं। 4,072 टावरों को स्वीकृति दी गई है, 1200 से अधिक बैंक शाखाएं खोली गई है। देखिए, आज तक सीबीआई की रिपोर्ट क्या जमा हुई, क्या जांच हुई, कौन अपराधी थे, आज तक पता नहीं चला। घोषित हो जाता है, एक तरफ देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जिलों के आंकड़े कम हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ही क्यों बढ़ रहे हैं। हम लगातार कह रहे थे कि नक्सली मुखर हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगातार आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पंचायत लगा रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं होती है। और ये बहुत सवाल पूछ रहे थे। करिश्मा जी, मेरा एक सवाल, करिश्मा जी, मेरा एक सवाल, जी बिल्कुल, आप दोनों मानते हैं बहुत गंभीर सवाल, मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुबे जी बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल के खिलाफ नीति क्या है। नीति बता दीजिए, आप बस नीति बताइए। वो आपसे एक्शन पूछ रहे हैं, आप उनसे नीति पूछ रहे हैं, तो बहुत कुमार पटेल जी शहीद क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने नक्सल ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, विकास के कार्य हुए हैं और लगातार हमारे जवान जो वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनकी शहादतें हो रही है और नक्सलियों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं वो, और ये इस प्रकार की बचकानी बातें करेंगे। अर्थ जानती है। अरे आप धीरन की बात कर रहे थे, भूल गए लोग शहीद हुए हैं, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया है। आप बताइए, नेता क्यों नहीं शहीद होते? चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, क्या जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई धरातल पे दिखाई दे रही है? कितना बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो चीजों को बारीकी से देखा होगा, आप बताएं, आप समझाएं। देखिए, मैं आपके चैनल के ऊपर काफी समय से इस विषय के ऊपर आ रहा हूँ और अभी तक इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन, मैं कहता हूँ विदाउट एनी एक्सेप्शन, जब भी हुआ तो उसके अंदर ब्लेम गेम ज्यादा था बजाय इसके कि कोई सोल्यूशन ढूंढने का। अभी भी मैंने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता थे, वो पूछ रहे थे कि साहब यहाँ पर जब इतने लोगों की मौत हुई तो बताइए केंद्र ने क्या एक्शन लिया जी। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर वो होते तो क्या एक्शन लेते?
हमें सवाल ये नहीं कि आपने क्या एक्शन लिया, आप ये बताइए कि क्या एक्शन लेना चाहिए था। वहां पर सोल्यूशन निकलता है जहां पर आप सजेस्ट करते हो, जहां आप खाली सवाल पैदा करते हो वहां भार्गव जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मरे नहीं शहीद हुए। शहीद सही, आप शहीद जो आप शहीद रिटायर्ड का डीआईजी हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं मरे नहीं शहीद कहिए, चाहे वो जवान हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। जो भी है, शहीद का वर्ड एक अलग शब्द है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहला, चलिए मैं शहीद दूसरा, मान आपने लेता प्रश्न हूं। किया, मैं आपको जवाब देता हूं कि आप क्या करते कर देने दीजिए ना उमेश जी, मैं लौटूंगी ना, उनको बात तो रखने दीजिए। मान लेता नहीं शहीद उनसे पूछ रही हूँ ना मैं, कितना बतला रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। भटकेंगे भार्गव जी, हम असली मुद्दे से भटकेंगे अगर हम शहीद में और उसमें जाएंगे। मैं तो सीधे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी अगर उसको देख रहे हैं तो आपके हिसाब से, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपके शब्दों को सुधार रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्या एक्शन लेना चाहिए था? हे भगवान। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आपने बात की कि केंद्र की तरफ से आखिर क्या एक्शन लेना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, तो क्या एक्शन लेना चाहिए था, आप ये बताएं, उनका ये कहना है। और इसके साथ ही उमेश जी ने भी एक सवाल यहाँ पे उठाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की आखिर नीति क्या है नक्सलवाद को लेकर। जी विकास करिश्मा जी, सबसे पहले उनको बताना चाहूंगा, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी शहीद हुए, उनको टारगेट क्यों किया गया? महेंद्र कर्मा जी को टारगेट क्यों किया गया, बस्तर टाइगर को? क्योंकि इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। नंद कुमार पटेल जी ने, स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल जी ने ग्रीन हंट ऑपरेशन चलाया था जब मध्य प्रदेश के समय गृह मंत्री थे, एक्शन लिया। हमारे आदरणीय डीआईजी साहब रिटायर्ड भार्गव जी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं रहता तो क्या करता। मैं अगर केंद्र में रहता तो सीमाबंदी करता, तीनों राज्यों की बैठकें करके उनको चारों तरफ से घेर करके उन्हें समाप्त करने के लिए पहले ग्राउंड पे जाकर के उनको घेरने की कोशिश करता। आपको मैं बता देता हूं करिश्मा जी, जिस समय घटना हुई उसके एक हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि ये मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, फिर भी उनको सुविधा सुरक्षा नहीं दी गई। आप कह रहे हैं ना, मैं रहता तो घेरेबंदी करता। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी स्वयं यहाँ पर आए हुए थे। कहाँ हैं आप? यूपीए की सरकार थी, आपने क्या आप सुनिए, आप बताइए ना। राज्य में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने केंद्र को सूचना क्यों नहीं दी? भार्गव जी, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, इंटेलिजेंस का शोरा था, सुरक्षा नहीं दी गई। सूचना मिली, तब क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आपको ये भी पता नहीं था 500 का गुट अलग अलग रूप पर है, आपने क्यों सुरक्षा नहीं दी? और ये केवल आरोप प्रत्यारोप पे उलझ रहे। अरे मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ उमेश जी, आप यही बातें करेंगे बचपानी, आप जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया। आप कहते हैं मीटिंग लेकर चलेगा, ये बचकानी बात है, मीटिंग लेकर चलेगा, उसका एक्शन क्या हुआ ये बताइए, परिणाम क्या हुआ ये बताइए। बचकानी बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जेब से, और उनको सजा दिलवाओ जो दुर्दांत नक्सली थे। शहीद का अपमान आप कर रहे हैं, मैंने तो शब्दों को सुधारा है, जनता देख रही है, थोड़ा ठीक से बात कीजिए। भैया शब्दों को मत सुधारिए, आप वो सबूत निकलवाइए मुख्यमंत्री से। आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। घेरेबंदी कर देते तो क्या कर रही थी केंद्र की? आप ये कहते हैं सबूत निकलवाइए। 15 साल आपकी सरकार ने यहाँ रहकर क्या सबूत रखा है, क्या दिखाया और क्या मिटाया है, वो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। तथ्यों की जानकारी नहीं है और गंभीर विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यह बड़ा गंभीर विषय है और यहाँ पर बैठ के आईजी साहब, देखिए उनका उमेश जी, आप ये बताइए केंद्र में कौन सी सरकार 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी? उमेश जी, विकास जी उन्हीं उलझनों में फंस के रह गए। केंद्र ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, पिछले चिट्ठे यहाँ पे खोले जा रहे हैं। भार्गव जी, ये ब्लेम गेम तो यहाँ पर भी जारी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी इस मंच पर। जी भार्गव जी, ये कंस्ट्रक्टिव सजेशन के बजाय हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल से मैं आपके इस चैनल के ऊपर किसी ना किसी जगह पर आ रहा हूँ, लेकिन हर बार 60% to 70% टाइम इसी ब्लेम गेम में जाता रहा है जी। अभी एक चीज मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगा कि जो इस तरह की चीज है, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता हैगा? स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट की होकर के आप केंद्र को आप सूचना दे दो कि हमने उनको सूचना दे दी, बताइए केंद्र ने क्या किया। अरे भाई, आपने क्या किया? सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो आप हो, वहां पर बैठे हुए आपने एक्शन लेना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे पहले बीजेपी की थी वो हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो होता है। मैंने उस एरिया में और सर्विस भी की है, मुझे पता है कि बिल्कुल बीजेपी थी, इंफॉर्मेशन आती थी
तो हम इंफॉर्मेशन आगे पास कर देते हैं। ठीक है सर, उत्तरदायी देखिए दोनों ही सरकारें हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे केंद्र में बीजेपी है और राज्य में अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस है, तो बहुत जरूरी है दोनों मिलकर काम करें और इस गंभीर समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाए, ना कि ब्लेम गेम खेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या, लेकिन इसको लेकर अभी भी ब्लेम गेम जारी। अब ये देखना होगा कि सरकारों की आखिर क्या ठोस रणनीति रहती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।